अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेजबान जुल्फिकार राहत। नाज़रीन, एक तरफ आप हुआ नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका बार बार वक्फे वक्फे से ईरान को निशाना बनाता हुआ नजर आता है। ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ईरान सुलह कर ले, ईरान मुज़ाकरात फाइनल करे और एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मशरिक वस्ता का ईरान को गुंडा बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप की धमकियों को इस तरह रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा कि आप अगर सुपर पावर हैं तो हम भी दुनिया की सुपर पावर हैं और हम सुपर पावर होने का बाकायदा ऐलान करते हैं। ट्रंप साहब को उसके बाद तो बाकायदा चुप लग गई, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। जब भी अमेरिका और ईरान सुलह में एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं और पाकिस्तान सालसी के हवाले से एक पीस मेकर के तौर पर अपना रोल प्ले करता है, तो इसराइल को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसराइल एक स्पाइलर के तौर पर सामने आता है और उसके बाद सारे माहौल को खराब कर देता है। आने वाले दिनों में क्या होगा, जंग आगे बढ़ेगी, खत्म होगी, एग्रीमेंट होगा, इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आजकल, हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है कि बजट कैसा है, बजट में होने क्या जा रहा है और बजट में क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। और ये आज के दिनों में, आज के सुबह शाम पूछा जाने वाला सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वजीर खजाना कहते हैं कि अगर मशरिक वस्ता की ये सूरत हाल ना होती तो ग्रोथ रेट 4 पॉइंट से भी क्रॉस हो जाता। लेकिन सवाल ये भी है कि भाई अभी तो जंग है, जब जंग नहीं थी पिछले 4-5 साल से, तब क्या हुआ? और उस वक्त पाकिस्तान ने ग्रोथ रेट 4 या 5 से क्रॉस कैसे नहीं हुआ? टेक्सटाइल के इश्यूज हैं, टैक्स के इशू हैं, टैक्स कलेक्शन के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है मैशत के हवाले से। और आज के मेरे पैनल में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, माहिर मैशत भी हैं और इंटरनेशनल मामलात पर गहरी नजर रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। आमना उल्फा साहबा, वजीर अला की साबिक मशीर। दूसरे मेरे मेहमान हैं डॉक्टर सईद अलाई, साबिक वजीर सेहत रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड अतर रहमान साहब, सीनियर तजियाकार हैं। अहमद चनाय साहब, आप सब जानते हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, मैशत पे बहुत गहरी नज़र। वो कराची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद पीटीआई के सीनियर रहनुमा, वो भी आज हमारे इस पैनल का हिस्सा है। कर्नल अतर रहमान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हुए कि ट्रंप साहब आखिर चाहते क्या है? यानी ईरान को एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ अटैक करते हैं, तीसरी तरफ तरले मिन्नतें करते हैं। बेसिकली ट्रंप की पर्सनैलिटी तो खैर है ही है, कॉम्प्लेक्स किस्म की, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी क्या नजर आ रही है आपको? आने वाले दिनों में जंग खत्म हो रही है। शुक्रिया आपका बहुत कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। तमाम नाजरीन और सामीन को आदाब अर्ज़ है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ट्रंप साहब चाहते क्या हैं। हम सब उसकी पर्सनैलिटी को, मेरे ख्याल में ये सेकंड टेन्योर है, अब तो पूरी दुनिया देख रही है। 6वां साल है उसका पावर में। पावर के बाहर भी उसके 4 साल देखे हैं कि वो क्या चाहता है क्या नहीं। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी है और जिसमें उसको कहता कुछ है करता कुछ है। सारी दुनिया को पता है कि उसका जो कुछ बोल रहा है उसके पीछे कुछ और है। तो वो उसकी बातें अब कोई उसको यकीन नहीं करता। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ही इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर डोमेस्टिकली कि ही मस्ट गेट रिड ऑफ दिस वॉर। अब वो जो मर्जी कहता रहे कि जनाब मैं ईरान को आज रात इस तरह उड़ा दूंगा, आज मैं इतना बड़ा हमला कर दूंगा, बेशक वो कहता रहे। वो सबको पता है कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं है, उससे क्या उसकी मुराद है। उसका सिर्फ एक ही है कि वो जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है वो दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करता है, जो कि सबको एविडेंट हो रहा होता है। तो उसके ऊपर जो प्रेशर आप देख लें इजरायली लॉबी का है, उसके ऊपर प्रेशर है अमेरिकन कांग्रेस का, उसके ऊपर प्रेशर है उसकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी का, उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर है डोमेस्टिक ऑडियंस का, जो हर कोई उसकी महंगाई से तंग हो चुके हैं। आप देख लें कि उधर हम अपने मुल्क में रोते हैं कि महंगाई इतनी हो गई, अमेरिका में सिर्फ महंगाई बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में महंगाई का फिनोमेना है जिससे लोग तंग है। इस वक्त इस महंगाई का वाहद हल जो है वो कुंजी ट्रंप के पास है। वो अगर इस वेटल से, इस बार से विड्रॉ करेगा, अपना हरमत खुलेगी, तो
जाके ये जंग क्या कहते हैं दुनिया में ये जो महंगाई का जिन है ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दुनिया में सुकून होगा, ये नहीं दुनिया की मैशत और पाकिस्तान की मैशत ये जुड़ी हुई है मशरक़ वस्ता की इस जंग के साथ। अहमद शनाय साहब, आपका मैशत पे बहुत ही गहरी दस्तरस है, बड़ी गहरी नज़र है। बजट सर के ऊपर है, लोग बेचारे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। आज जरा अवाम को बताइएगा कि इस बजट से कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, और आईएमएफ आखिर चाहता क्या है कि वो जब को मुतालबा आता है हुक्मरानों के बकौल कि आईएमएफ ने ये कहा कि टैक्स बढ़ा दो, आईएमएफ ने कहा कि गैस का बिल बढ़ा दो, आईएमएफ ने ये कहा कि बिजली की प्राइसेस बढ़ा दो, आईएमएफ ये क्यों नहीं कहती कि अपनी अय्याशियां कम कर लो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दो बातें अहम हैं जो आपने कही हैं कि बजट जो है वो कैसा आएगा, क्या नए टैक्सेस लगेंगे, और दूसरा आपने आईएमएफ की बात की है। सर, मैं आईएमएफ से शुरू करता हूं कि जो भी लैंडिंग एजेंसी होती है सारी दुनिया में, चाहे बैंक्स हो चाहे पर्सनल लैंडिंग हो, वो पहले ये जरूर देखता है कि आया मैं इसको ये पैसे कर्ज दे रहा हूँ वो अदा करने के काबिल भी होगा या नहीं है मेरे पैसे। तो जाहिर है आईएमएफ की जब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं और आईएमएफ हमारे बजट को रिव्यू करता है कि हम क्या कारोबार करते हैं, तो फिर वो हक बजानिब होता है कि जी 100-125 अरब से जायद का जब हमारा फॉरेन लोन खड़ा हो और उसमें बजट डेफिसिट हर साल आ रहा हो, तो कहाँ से हमारी ताकत होगी कि हम उसको पेमेंट करेंगे। इसलिए वो उसकी मैनेजमेंट करता है। ये बात हमें हर पाकिस्तानी को समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जी बजट कैसा होगा, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या इसमें मजीद टैक्सेस आएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि 2000 अरब से जायद कलेक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले में अगर अगले साल हमने करनी हो, तो क्या हम बगैर कोई टैक्स लगाए, बगैर कोई सिलसिले किए बजट को बना सकते हैं? यकीनन जवाब नहीं आता। और उसमें यह होगा कि मजीद टैक्स बढ़ाने के बजाय नए टैक्स रेवेन्यूज तलाश किए जाए। ये जो 25,000 वाली दुकानदारों वाली स्कीम है, उसमें भी एक कसीर रकम आ सकती है, 700-800 अरब रुपए जो है वो उसमें एक्सपेक्टेड है। इसी तरह दूसरे जो रेवेन्यूज हैं उनको भी ओपन अप किया जाए, ताकि ये 2-2.5 हज़ार का जो हमारा बजट का ज्यादा आउटले है लास्ट ईयर के मुकाबले में, उसको पूरा किया जा सके। और उसको पूरा करने के लिए जाहिर है हमारी जो भी इसमें सिलसिले होंगे वो हुकूमत को करने पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत बोझ जो है वो आवाम को भी इसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा जो है वो बजट में वेरिएशन आएगा, लेकिन जाहिर है नए टैक्स रेवेन्यू तलाश करने में जो लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते उन पर बोझ ज़रूर आएगा और उसका शोर भी एक उठेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त चला गया है जहाँ हम अपने बजट के आउटले में 62% जो है वो सुबह को दे देते हैं, और इसके बाद उसको देने के बाद जो है वो सबसे बड़ा हमें जो बोझ आता है वो कर्जों की जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी आता है। तो 8,000 से जायद अगर अरब रुपए सुबह को चली जाए, 8,000 से जायद अरब रुपए जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाए, तो फिर हम कहाँ से बचते हैं, कहाँ से जो है वो हमारा सर्वाइवल है 14-15 हज़ार की टैक्स कलेक्शन में, उसको 16,000 करने के बावजूद भी जो है वो हम कर नहीं सकते। हुकूमती उमूर जो है वो कैसे चलाए जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बजट से कोई बहुत बड़ी उम्मीद या खास उम्मीद नहीं है, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है कि नए टैक्सेस सिर्फ उन पे लगाए जाएंगे जो टैक्सेस नहीं देते, और जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं उनको किसी तरह इधर उधर ट्वीट करके थोड़ी बहुत रियायत जो है वो हम दे दें। अहमद शनाय साहब, बिल्कुल आपने सही अहाता किया। लेकिन बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आप भी ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है और ग्रोथ रेट अगर नहीं पहुंचा या उसको क्रॉस नहीं किया बकौल वजीर खजाना के, वो मशरक़ वस्ता का ही मामला है या और भी कोई वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत का चौथा बजट है जो ये देने जा रही है, और जो बजट आया उसके अंदर जिस तरह का इन्होंने बयान किया उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। और पिछला कुछ अर्सा जो है, अगर आप रिसेंट पास्ट के अंदर चले जाएं, तो जब से ये जंग का आगाज हुआ तो बहुत सारे मिनी बजट्स हमको देखने को मिले। हमने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ते हुए देखा, हालांकि और उसकी बुनियादी वजह ये थी जो बताया गया कि आईएमएफ ने कहा कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए
अब हुआ ये कि लोग आपको टैक्स तो दे नहीं रहे, क्योंकि लोगों का इस रजीम के ऊपर एतमाद नहीं है। लोग को पता है कि हम अगर पैसा देंगे तो ये 11 रुपए का जाकर जहाज ले लेंगे, इनको पैसा देंगे तो चेयरमैन सेनेट की 10 करोड़ की गाड़ी आ जाएगी, इनको पैसा देंगे पंजाब असेंबली का स्पीकर 10 करोड़ की गाड़ी ले लेगा, तो लोग तो इनको दे नहीं रहे। और जो ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही थी, जो यहाँ पे टैक्स दे रहे थे, 35 बड़ी कंपनियां पिछले 1 साल के अंदर ये पाकिस्तान छोड़ के चली गई, अपना कैपिटल निकाल लिया, जिनके अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, शेल पाकिस्तान लिमिटेड थी, आपके जो है उबर थी, ये सारी कंपनीज जो है 35 कंपनीज थी, जिनका नाम अगर मैं लेना लगूं तो काफी टाइम लग जाएगा। तो गुजारिश ये है कि जब इस तरह का माहौल होगा और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.5% है और आपकी जो जीडीपी जो ग्रो है वो भी आपकी लेस देन 3% है, तो मुझे बताएं कि आपकी तो सारी जो है इकोनॉमी, वो तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप कंज्यूम भी करी जा रहे हैं, साथ साथ तो ग्रोथ आएगी कहां से? और ये हुकूमत पिछले 4 साल से ये तो 2 महीने का शाक साल है ना, 3 महीने का, जो हमारे साथ ईरान की जंग शुरू हुई, लेकिन उससे पहले तो पूरा आपका फिस्कल ईयर पड़ा है। उस फिस्कल ईयर के अंदर क्या कोई बेहतरी आई, क्या कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, क्या यहाँ पे लोगों का जो है वो एतमाद बढ़ा जो इन्वेस्टर था? देखिए कितनी मुझे आपका मौका सईद अलाइक साहब, आप क्या समझती हैं कि कि अगर मशरिक़ वस्ता की जंग ना होती तो ये हमारी ग्रोथ रेट 4 से क्रॉस कर जाती? किस बेस के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है, बाहर से सरमायाकारी को बहुत ज्यादा आ गई है, किस बेस के ऊपर वो बात कर रहे हैं? जंग तो अभी 2 महीने की बात है। डॉक्टर सईद अलाइक साहब। हाँ जी, बहुत मेहरबानी। देखें, ये जो आपने बात की है कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर किसी रीजन में वॉर हो तो उससे तमाम मुल्क मुतासिर होते हैं। वो अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सबकी इकोनॉमी मुतासिर होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान कोई जजीरा है जहाँ पे जंग हो रही है या आलमी हालात से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका बिलवास्ता और बिलावास्ता असर पड़ता है। और जो गवर्नमेंट के टारगेट्स होते हैं वो, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा जी 4% तक नहीं हुआ, तो उसकी वजह एक बहुत बड़ी जंग है। और ये 2 महीने नहीं, पिछले तकरीबन 6-7 महीने से डॉक्टर साहब आप पूछ रहे हैं कि पिछले साल तो जंग नहीं थी ना, उससे पिछले साल भी जंग नहीं थी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अगली बात कर रहा था कि इस दफा तो ये जंग की वजह हुई। और दूसरा ये है कि जो आप IMF के शिकंजे में हैं उसकी वजह से आपको बहुत सी शराइत मानना होती हैं, और उन शराइत के तहत आपने अपने बजट को बनाना होता है और फैसले करने होते हैं। लेकिन अभी हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही कि IMF के बावजूद आपको कर्जे मिलते हैं, शराइत पे मिलते हैं, सख्त शराइत पे मिलते हैं, लोगों पे टैक्स नाफिज होते हैं, लेकिन जो अफसरों की, ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमत की अयाशियाँ हैं और जो उनके खर्चे हैं, जो उनकी गाड़ियाँ हैं, दफ्तर हैं, उनके पेट्रोल हैं, तनख्वाहें हैं, वो कोई ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान जैसा हो उसके बराबर नहीं है। यानी उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। उस लिहाज से, जिस लिहाज से इकोनॉमी है, उस लिहाज से हमारे सरकारी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें, उनकी मरात बादशाहों जैसी हैं, जिसको जैसे उन्होंने पहले कहा है IMF ने कि रीस्ट्रक्चरिंग करें, इनको कंट्रोल करें, जो कि बार बार ऐलान किया गया कि 30% डिस्काउंट करेंगे, ऑस्टेरिटी करेंगे, लेकिन वो 30% ऑस्टेरिटी के बजाय हमने देखा कि वो खर्चे और बढ़ गए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि जो हम अयाशियां कर रहे हैं उसको रोकें, उसे कंट्रोल करें और उस तरह ही बिहेव करें जिस तरह हमारे मुल्क के अफसरों को, ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। आपका मौक़िफ़ आ गया। अमन साहबा, आपकी गवर्नमेंट भी थी, आप भी उस वक्त बड़े दावे करते हैं कि सबसे अच्छी कारकर्दगी आपकी गवर्नमेंट की थी, तो आखिर क्या वजह है कि टैक्स नेट बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? और जो 30 लाख लोग फंस गए हैं टैक्स के अंदर, बस उन्हीं को FBI रगड़े जा रहा है। तो नया जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा, क्या वजह है? शुक्रिया जुल्फ़ा और राहत साहब। वैसे लेडीज़ फर्स्ट होना चाहिए, आप मुझे हमेशा सबसे आखिर में टाइम देते हैं, मेरा ये आपसे शिकवा है। अच्छा,
खैर बात यह है कि अभी जैसे कि अपना सईद इलाही साहब कह रहे थे कि कहीं पे भी जंग हो तो उसके असरात जो है वो बाकी दुनिया के ममालिक पे पड़ते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पे तो इतने बुरे असरात पड़ रहे हैं, इतना जजीरा वो जो खार्ग है उसके ऊपर भी नहीं पड़ रहे होंगे जो पाकिस्तान पे पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी तीसरे मोहल्ले की लड़ाई होती है, मईशत हमारी तबाह बर्बाद हो जाती है। ऊपर से बजट आ रहा है, बजट के साथ साथ IMF का जिन हमारे सर पे वैसे ही मंडला रहा होता है। और पर कैपिटा हमारे वो जो है वज़ीर ख़जाना साहब वो स्पीच में कह रहे थे कि पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ गई है। भाई पर कैपिटा इनकम अगर हमारी बढ़ गई है तो उसके साथ साथ ये भी तो बताएं ना कि पर कैपिटा हमारे ऊपर महंगाई कितनी बढ़ी है, उस इनकम के साथ उसका कोई कंपैरिजन है? वो क्या आमदन और ख़र्च के अंदर कोई तवाज़न है? हालत ये हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो लाहौर में रहाइश पजीर लोग थे, जो मिडिल क्लास, जो वो लोअर क्लास की तो बेचारे की आप पूछे ही ना। मेरी अपनी नॉलेज में है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इलाके में इर्द गिर्द जो नवाही इलाके हैं या शहर के बड़े जो इलाके हैं, टाउन्स हैं, उनके साथ साथ जो छोटी कच्ची बस्तियां थीं, उसमें जो लोग रह रहे थे, यहाँ पे आके काम कर रहे थे, लेबर थी हमारी, वो ये इलाका छोड़ छोड़ के वो दूर देहातों में जा रहे हैं वापस। क्योंकि वो कहते हैं कि जी यहाँ पे तो हमें एक कमरा किराए का जो है ना वो भी हमें 25,000 से कम का नहीं मिल रहा। सिर्फ एक कमरा जो 10 बाई 10 का है, 25,000 उसका किराया है। वो कहते हैं कि जी हम अगर यहाँ से कहीं मांगा मंडी या दूर निकल जाते हैं तो वहाँ पे हमें दूर दराज खेतों में अगर हमें क्वार्टर मिल जाता है तो उसका हमें 7-8 हज़ार रुपये किराया पड़ता है। यहाँ पे बिजली भी हम दें, पानी भी हम ख़रीद के पिए, गैस का बिल भी हो। अच्छा, गैस की हालत ये है कि बिल आता है, गैस नहीं आती, पानी नहीं आता लेकिन पानी का बिल आता है, बिजली नहीं आती लेकिन बिजली का बिल भी आता है। तो लोग जो है ना उनकी हालत ये है कि वो माइग्रेट करना शुरू कर गए हैं दूसरे निस्बतन इलाके शहर से बाहर की तरफ। ये शायद कोई हुकूमत की पॉलिसी है कि इन लोगों को शहरों की आबादी कम की जाए, ये तो मुझे ये ऐसे ही कुछ फील हो रहा है। रही बात आपने जैसा कहा है कि अपना आपका क्वेश्चन था कि टैक्स नेट के हवाले से। अच्छा, टैक्स नेट का हमेशा से रोना रोते आ रहे हैं सभी। हमारी हुकूमत ने उसको टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा अच्छा प्लान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद हमें अगला मौका नहीं मिला। टैक्स नेट में तनख्वाहदार तबका आज तक पिसता चला आ रहा है, वही तनख्वाहदार तबका अपनी तनख्वाहों में से उसी को ज़ेरबार किया जा रहा है। और जो हमारे कारोबारी, हमारी इंडस्ट्री जो एग्जिस्ट करती है, अब अगर ये टैक्स नेट की बात करते हैं तो इन्हें टैक्स नेट के अंदर मज़ीद लोगों को लाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो दबाव में वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ, उस दबाव में आने की वजह से जो हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सरमाया निकाल के इस मुल्क से बाहर चले गए। उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, उसमें यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए। हमारे मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि अब आप अगर किसी जो हमारे मैन्युफैक्चर होती थी चीज़ें, अगर आप कोई मटेरियल लेने जाते हैं घर को बनाने के लिए, अगर आप टाइल्स खरीदने के लिए भी जाते हैं तो दुकानों में आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो यहाँ पे बना रहा था उसको महंगाई वो बेयर नहीं कर सकता। ना बिजली के बिल अफोर्ड किए जा सकते हैं, ना यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो बेयर किए जा सकते हैं, लिहाजा छोड़ के सरमायाकार जो है ना वो मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। भाई उसके लिए सबसे पहले तो इनको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आप टैक्स नेट में किन लोगों को लाना चाहते हैं। अभी ऐलान हुआ है कि जी उसमें 25 पता नहीं कितने करोड़ सालाना जो लोग होंगे उनके कारोबारी हुजम के हवाले से उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। दावे की हद तक ये बातें होती हैं, लेकिन आज तक FBR इस चीज़ को, अपने किए हुए कमिटमेंट्स को क्या पूरा कर सका? अपनी जो अय्याशियाँ हैं, आज तक ब्यूरोक्रेसी को, अभी नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं सईद इलाही साहब, लेकिन अपने ही मुंह से वो बता रहे हैं कि उनके ब्यूरोक्रेसी जो है ना उनके उससे बाहर है। जब यही इतने अरसे से हुकूमत में है, जब यही ब्यूरोक्रेसी के गिर्द शिकंजा नहीं कर सके और उनको कंट्रोल में नहीं ला सके, उनकी याशियाँ, उनकी जो मराहत है उसके अंदर कोई कमी नहीं ला सके, तो कोई और क्या, और कोई क्या करेगा? कौन शिकंजे में ला सकता है? ब्यूरोक्रेसी को शिकंजे में ना आप ला सके, ना इमरान खान ला सका, ना नून लीग ला सकी, उनको किसने लाना है?
वही सबको लाते हैं। कर्नल अतर रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक तरफ ईरान की जंग है, इसका यकीनी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है। जैसे हमने उल्फा साहब ने कहा कि इसमें जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन उसके सबसे ज्यादा असरात पाकिस्तान में होते हैं, दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं होते, लेकिन हमारे ईरान यहाँ पे बहुत भी नहीं ज्यादा हो रहे होते हैं। इतने बुरे, तो आप हमारे आपको पर क्या, हो रहे। खान साहब, बाकी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स नेट है, एपीआर की कारकर्दगी है, ब्यूरोक्रेटिक सुरख फीते का मामला है, टेक्सटाइल यहाँ से उड़ गई, सरमायादार चले गए, पैसा बाहर चला गया, एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी वजूहात हैं। तो बाकी चीजों को अगर हम एड्रेस कर लें कर साहब, तो क्या ये बहरान ठीक नहीं हो सकता? क्या टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हो सकती? क्या टारगेट पूरा नहीं हो सकता? जी जुल्फकार साहब, सबसे पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक बहुत सख्त, क्या कहते हैं वो, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं और बहुत अपने आप को कंपैरिजन करते हुए बाकी मुल्क के साथ जो आप मुझे बताएं, हम आईएमएफ के अंडर क्यों हैं? हम आईएमएफ के अंडर इसलिए हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास रिजर्व है ही, हमारे पास रिजर्व क्या कितने हैं? 16-17 अरब। दैट्स हाउ। आप दूसरी तरफ इंडिया कहते हैं जी उसकी करेंसी जो है वो तो नीचे नहीं गई इतना सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन आप याद रखें कि इंडिया के 650 अरब रिजर्व्स हैं, और जब से ये जंग हुई है उनके अरब रिजर्व कितने डिप्लीट हो गए हैं? उनके $100 बिलियन से ज्यादा डिप्लीट हो गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों $12 बिलियन का सोना बेचा है, सिर्फ अपनी करेंसी को सस्टेन करने के लिए प्रेजेंट रेट पे। हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश के $50 बिलियन के रिजर्व वो उनके भी डिप्लीट हुए। हम हमारे पास ये सब कुछ हो तो हम क्यों आईएमएफ के पास जाएं? आईएमएफ के पास अगर नहीं जाएंगे तो हमें कोई और डोनर एजेंसी कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आईएमएफ के पैनल पे होंगे वो गो अहेड हमें देंगे तो बाकी कोई डोनर एजेंसी हमें देगी। बाकी ममालिक जो वो कहते हैं जी सबसे पहले आप आईएमएफ आपको लुक आफ्टर कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर जाके वो आपको कुछ देंगे। उनको कुछ अतर साहब अब अपनी याशियां क्यों खत्म नहीं कर लेते? हम अपने आपको थोड़ा सादगी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी वो जो चीज जो सिर्फ याशियों की, ये भी हमें एक फैशन के तौर पे हम कहते हैं कि याशियों। आप मुझे ये बताएं कि आपका पिछले साल जब से आपकी इंडिया के साथ जंग हुई है, पिछले साल मई में, उसके बाद से आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए। क्या आपका कोई ऐसा बॉर्डर है जो आपका इस वक्त सुकून से हो? कोई बॉर्डर नहीं है, हर तरफ आप चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं। आपका सब तरफ से आप हॉट बॉर्डर्स हैं आपके, आपको हर तरफ से आपके डिफेंसेस मेंटेन करने पड़ रहे हैं। आपका डिफेंस का एक्सपेंडिचर कहीं से कहीं चला गया, तो उस सारे का वो जो बढ़ता है उसको तो आप बात नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी इनकी अयाशियां बढ़ गई। मुझे तो मैं इस चीज से नहीं एग्री करता। अतर साहब ऐसे हालात में देखिए अतर साहब, मैं आपसे मेरा प्लीज मेरी बात सुनिए। आप ये है कि आपके जो गवर्नेंस है वो पुअर है, आपकी पुअर है, ठीक है ना। आपकी जो करप्शन हो रही है, आपने जो एनएफसी के बाद जो क्या आपकी 18th अमेंडमेंट हुई है उसके बाद जो आपने सूबों को इख्तियारात दिए हैं और जो क्या एनएफसी से आपने उनको एडिशनल फंड दिए हैं, उसके बाद उनका जरा मुवाजना करें कि उधर जाके उनसे हुआ क्या है। अगर पंजाब की गवर्नेंस बेहतर है तो पंजाब में आप पिछले 2012 से जब से ये 18th अमेंडमेंट आई है, आप डेवलपमेंट भी तो देखें ना कितनी हुई है, और क्या आपकी जो गवर्नेंस है वो भी बेहतर है। लेकिन बाकी 3 सूबों का हाल भी तो देखें ना, वहां कितनी करप्शन बढ़ी है। आपके जो सोशल इंडेक्सेस हैं, एजुकेशन का, हेल्थ का, बाकी क्या सोशल वेलफेयर का, वो सारे के सारे इस खित्ते के बाकी तमाम ममालिक से लो चले गए। उससे पहले हम ऊपर होते थे। ये सिर्फ जो आपके ये 16 साल आपने ट्राई की है ना, अब ये इसके 18th अमेंडमेंट के और ये जो आपने अब प्रोविंसेस को एम्पावर किया, उसका नतीजा है कि ये हम अब ये भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है बाकी अख्तर साहब, मैं हुई है कि कोई रिजल्ट ही ठीक।
आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये 18वीं तरमीम के नतीजे में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। NFC की तकसीम का मामला इस तरह का हो गया कि जिसमें मेजर रकम जो है, मसलन आप 1700 या 18,000 अरब आपकी कलेक्शन होती है, जिसमें कोई 8,000 अरब चली जाती है कर्जों की वापसी पे, 8,000 अरब सुबह को चला जाता है, बाकी वफाक के पास बचता ही कुछ नहीं। ये बात मैं दुरुस्त उसी है, पे जा लेकिन रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एक ऐसा मुल्क है जिसके बॉर्डर हॉट हैं, जिसके अंदर एक जंग की कैफियत है 2-3 जगह पे, जो खुद हालत जंग में है, जिसके अवाम की हालत ये है, ऐसे मुल्क के अंदर क्या हुक्मरानों को ये जेब देता है या ब्यूरोक्रेट्स को जेब देता है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लें, और या FBR को आप करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां लेके दे दें, 10-10 हजार आप बंदा मुझे नया एक भर्ती बात, कर दें। मैं आपसे ये बात नहीं करता। ये वही गरीब मुल्क है जहां आप सड़कों पे जाएं इस वक्त, क्या जो पहले छोटी कार होती थी वो नजर नहीं आ रही, जीपस्टर ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप एक बंदे को डिप्टी कमिश्नर बनाते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और उसको आप कहते हैं सुजुकी मेहरान में आप ट्रेवल करो, उसको कौन लिफ्ट कराएगा यार? बरसते अब ये भी शायद मुझे मसूद बताओ। साहब, नहीं, बरसते शायद मसूद साहब, ओवर आप उसको ओवर। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी तू तेरे क्या डिस्पोजल पे इतना फंड है और तूने ये काम करना है और तूने पब्लिक में जाना है। हमारी पब्लिक इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसको आप, इस बंदे को आप एक छोटी कार में बिठा दें और वो कोई उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। ठीक है, आप ये बरसते भी शायद एक मसूद साहब, ये रियलिज्म है, ये करण साहब ठीक है, थैंक यू। करण साहब आपका मौकफ आ गया, बरसते शायद मसूद साहब। देखिए जुल्फकार राज साहब, जब हम बात रियासत की और बजट की करते हैं तो इसका जो मेन कंपोनेंट है या जो सब्जेक्ट है वो अवाम है। जब तक अवाम का इस निज़ाम के ऊपर एतमाद बहाल नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लें, आप इसको बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जा सकते। और अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? जब आपकी गुड गवर्नेंस होगी, जब हुक्मरान जो हैं ये अपनी अयाशियां छोड़ेंगे, लोग ये समझेंगे, पब्लिक एट लार्ज ये समझेगी कि जैसे हमारा जो है हम जिस हालात के अंदर गुजर रहे हैं उसी हालात के अंदर हुक्मरान तबका भी गुजर रहा है, और सब मिलजुल के इस पेचीदा मामलात के अंदर गुजर रहे हैं। लेकिन देखिए, 140 अरब डॉलर का इस वक्त हमारे पे कर्जा है जो खरबों रुपया बनता है। आज अगर हमारी जीडीपी जो है वो 6 to 7% ग्रो करे तो कम से कम एटलीस्ट वी नीड 40 मोर इयर्स टू कम आउट ऑफ दिस बर्डन। 40 साल हमें लगते हैं, हमारी 2 नस्लें ये कर्जा उतारते उतारते गुजर जाएंगी। लेकिन ये देखिए, ये मुल्क के हालात तक पहुंचा कैसे, ये भी तो देखना है ना। मुझे इसमें कोई इतराज नहीं करना, सब कह रहे थे डिफेंस बजट को बढ़ाएं, आप बिल्कुल बढ़ाएं, इसके अंदर कोई इतराज नहीं। लेकिन साथ ये भी तो देखें कि 18th अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस मौजूद था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर वो किया, और एनएफसी के अंदर जो आपके शेयर्स है, आज भी वफाक के पास 44% है, 56% प्रोविंसेस को जा रहा है, 44% है। इसके ऊपर बात हो सकती है, पार्लियामान का फोरम मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जिस वजह से अवाम का भी एतमाद हमारे इस पूरे निजाम के ऊपर बहाल नहीं होता, कि हम रात को या जो है दरवाजे बंद करके ड्राइंग रूम्स के अंदर फैसले करते हैं। हम बजट बनाते हैं, हम नहीं बताते अवाम को, हम उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन पार्लियामान के अंदर नहीं करते। पब्लिक एट लार्ज को नहीं पता होता कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है, इन मसाइल से निकलना कैसे है, और ना हमारे हुक्मरान ये बताते हैं अवाम तक। बल्कि ये होता है IMF की डील हुई या IMF से कर्जा लिया, किन शराइत पे लिया अवाम को नहीं पता, वो किन शराइत पे वापस होना है अवाम को नहीं पता। आप जब इस तरह के हालात अवाम से पोशीदा रखेंगे और आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके साथ मिलके इस सारे बर्डन से निकले, तो मेरा ख्याल है कि अवाम शायद निकले ना। ओके।